तेल पे पहले फोकस करते हैं। यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे दायरे का ट्रेड है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रुपया कमजोर है, बावजूद इसके घरेलू बाजार में कीमतों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। 4400 के नीचे कीमतें उतर आई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट $71 के नीचे ब्रेंट है और 64 के नीचे, इनफैक्ट 63.5 के नीचे हम नाइमेक्स क्रूड में भी ट्रेड होता देख रहे हैं। हमारे साथ आज ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, कच्चे तेल में अब इन स्तरों से क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, क्लियरली हमने देखा कि लास्ट वीक में जब से थोड़ा सा इन्वेंट्री प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ, सऊदी और रशिया की तरफ से ये ऐसी स्टेटमेंट्स निकल कर आई कि हो सकता है कि सेकंड हाफ में ये प्रोडक्शन कट्स जो हैं वो एक्सटेंड ना हो, तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने आते हुए देखे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर अभी तक कोई मेजर टॉप नहीं बना है, ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। अगर एमसीएक्स की कीमतों के लेवल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है 4300 से 4320 तक प्राइसेस स्लिप कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आज के सेशन में 4420 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किए जा सकते हैं 4460 के स्टॉप लॉस के साथ। 4360 का मेरा इंट्राडे में टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 4300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट हैविंग सेड, दिस इज ओनली फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मुझे लगता है अभी मीडियम टर्म में पर्सपेक्टिव अभी भी खुले हैं और यहाँ पे अभी कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जब आप कह रहे हैं कि पर्सपेक्टिव मीडियम टर्म में खुले हैं, मतलब आप इसमें सिर्फ सप्लाई साइड को देख रहे हैं या डिमांड कंसर्न्स है वो आपको नहीं लगता कि उस पे असर पड़ेगा? नेहा जी, बिल्कुल। हालांकि देखिए, बिल्कुल मैं ये बात रूल आउट नहीं करूंगा कि यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में कंसर्न्स हैं, आगे चल के ग्रोथ फोरकास्ट बार बार कम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डेटा पॉइंट्स चाइना की तरफ से निकल के आ रहे हैं और इंडिया की तरफ से जिस तरह से लगातार डिमांड बढ़ रही है, एशिया की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक सपोर्टिव फैक्टर बना हुआ है। साथ ही साथ दूसरा पहलू अगर आप देखें तो जिस तरह से अभी तक ये बात निकल के आ रही है कि हो सकता है आगे चल के ईरान पर सैंक्शंस में जो यूएस का स्टैंड है वो चेंज हो, तो अगर ऐसा कोई ट्रिगर निकल कर आता है तो यहाँ पर ठीक है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि डिमांड कंसर्न्स ग्लोबल इकोनॉमी में है, लेकिन दूसरी तरफ एशिया की जो डिमांड है वो एक बड़ा फैक्टर साबित होगी और जो सप्लाई में कटौती थैंक्स टू अमेरिका निकल कर आ रही है सैंक्शंस के दम पर, उसका सपोर्ट कच्चे तेल को लगातार मिलेगा। चलिए, तो इंट्राडे के लिहाज से, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से प्रेशर दिखेगा। 4420 के पास शॉर्ट की रिकमेंडेशन है, लेकिन फोकस अब बढ़ाते हैं एग्री कमोडिटी स्पेस की तरफ। एनसीडीएक्स पर अधिकतर एग्री कमोडिटीज जो है उनमें चौतरफा पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफा तेजी दिखाने वाली धनिया जो कि 2 साल के हाईस पर चली गई थी, वहां पर हमने 2.5-3% नीचे उसे जाते हुए देखा है, निचला सर्किट लगता देखा है। जीरे की तेजी पर ब्रेक लगा है, ये हमने फिसलते 1% तक देखी है। हल्दी जो कि लगातार एक तरफा चाल दिखा रही थी, वहां पर हमने 1.5 से 2% की गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट कल तो क्लोजिंग से पहले हमने इसे 3% तक टूटता देखा है। कपास खली जो एक तरफा दौड़ लगा रही थी, उसकी तेजी पर ब्रेक लग गया है। चने का भाव हम देख रहे हैं एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, कुछ गिरावट आई थी, फिर एक छोटे दायरे में हमने इसे थोड़ा ट्रेड करते हुए देखा है। कैस्टर जो कि एक तरफा चाल दिखाकर 6000 के भी पार निकल गई थी और आगे और स्ट्रेंथ दिख रही थी, वहां 2.5% की तेज गिरावट देखने को मिली है, भाव 6000 के नीचे आए हैं। ग्वार 1 महीने के लोज के पास ये कमोडिटी ट्रेड कर रही। दरअसल इतना कोहराम मचा कहां से? मौसम विभाग ने इस साल जो कल फोरकास्ट पहला अपना जारी किया, उसमें कमोबेश सामान्य के आसपास नियर नॉर्मल बारिश की उम्मीद जताई है। हालांकि पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डाले जाए तो हमने इसे ऑफ मार्क होते हुए देखा है। मौसम विभाग का कभी भी जो पहला अनुमान है वो किसी भी तरह से सही नहीं बैठा है। पिछले साल की अगर बात करें, मौसम विभाग स्काईमेट ने अपने अनुमान में सामान्य एक बेहतर बारिश की संभावना जताई थी। 97 से 100% लॉन्ग पीरियड एवरेज की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वास्तव में जो बारिश हुई थी वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का औसत का 91% थी। अब सवाल ये है कि मॉनसून का अनुमान कमोडिटी बाजार में सिर्फ सट्टेबाजी को हवा देने का एक जरिया बनकर रह गया है, क्योंकि इस अनुमान से भला किसान या बाजार स्ट्रैटेजी आखिर बनाए तो कैसे? चलिए, अब यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी हैं और ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता तो हमारे साथ हैं ही। मनीषा, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगी। मौसम विभाग इस बार एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर रहा है, नियर नॉर्मल कह रहे हैं कि यानी कि मॉनसून नॉर्मल के आसपास रहेगा, एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं रहेगा। इसे कैसे देखा जाए? ये क्या मतलब बिल्कुल बचने वाली बात है कि जी नहीं, नॉर्मल नहीं है लेकिन उसके आसपास है? बहुत ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं लगता है बन गया है?
जी हाँ नेहा, काफ़ी हद तक, लेकिन इलेक्शन का साल है तो ये देना भी होगा कि हाँ आप शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता या आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आईएमडी लास्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स है या डिपार्टमेंट है जिन्होंने फोरकास्ट लेके आए हैं मानसून का। इसके पहले जैसे हम बात करते रहे हैं नेहा, ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल एजेंसीज ने, स्काईमेट ने, IBM ने अपने यहाँ पर फोरकास्ट रख दिए हैं और सभी ने यहाँ पर एल निनो को एक बड़ा फैक्टर बताया है, एक बड़ी चिंता बताया है, जो काफ़ी हद तक हमने देखा कि आईएमडी ने प्ले डाउन किया है। और जैसे वो आप डेटा बता रही थी जो हमारे शो प्रोड्यूसर नीरज ने डाला है कि आईएमडी का और स्काईमेट का और एक्चुअल क्या है, तो अगर हम देखें तो सिर्फ 2016 में या 2017 में आई थिंक आईएमडी और स्काईमेट दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फर्स्ट एस्टिमेट्स में ही बता पाए थे कि कैसी मानसून रहेगी। उसके अलावा अगर आप सारे साल यहाँ पर देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पर डाइवर्जेंस है और इवन एज स्काईमेट और आईएमडी खुद कहते हैं कि ±5% आप इस पे लेके चलिए, जो टू बिगिन विद काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि वो भी बिलो नॉर्मल, अबव नॉर्मल डेफिशिएंट मानसून यहाँ पर कर सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो डाइवर्जेंस कहीं कहीं 10 से 12% भी है। तो क्लियरली फर्स्ट एस्टिमेट्स यहाँ पर आपको बहुत सही अंदाजा नहीं देते कि एक्चुअल मानसून कैसा होने वाला है, लेकिन क्योंकि एक एल निनो का साल है तो ऐसा जरूर माना जा सकता है कि एज अ फोरकास्टिंग एजेंसी आपको बताना चाहिए कि क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या फसलें यहाँ पर बोई जा सकती हैं। अभी तक आईएमडी की तरफ से हमने ना रीजन वाइज आते हुए देखा है, ना मंथ वाइज आते हुए देखा है। सो आई थिंक थोड़ी और क्लैरिटी की यहाँ पर उम्मीद थी, और जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव बढ़ावा देता है ये यहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को, और हमने बहुत उठापटक यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस में आते हुए देखी है, लेकिन एज ऑफ नाउ माना यही जा रहा है कि थोड़ा सा चिंता वाला साल हो सकता है। पिछले 3 सालों में लगातार यहाँ पर बारिश कम हुई है, और कैस्टर जैसे आपने कहा वो एक फसल है जिसको पानी बहुत नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर जून और जुलाई में यहाँ पर बहुत बेहतर बारिश नहीं होती तो आई थिंक कॉटन, मस्टर्ड जो है, पल्सेस हैं, यहाँ पर बुआई को लेकर थोड़ी बहुत चिंता आगे जाके बन सकती है, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस अभी फिलहाल यहीं शुरू से ही होनी चाहिए। इनफैक्ट अर्थ साइंसेस सेकी की तरफ से हमने तुरंत बयान भी आते हुए देखा था कि जिस तरह के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी तो यहाँ पर है नहीं, बस कह दिया नॉर्मल मानसून है, तो यहाँ जो खरीफ की बुआई है वो कुछ हफ्तों से यहाँ डिले हो सकती है। भले ही कुछ फसलों को पानी ज्यादा जरूरत ना लगे, लेकिन अगर समय पर सॉइल मॉइस्चर ठीक ना हो या पानी ना बरसे तो वो भी फिर एक दिक्कत का सबब हो सकता है। हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु, अभी आपने सुना मनीषा बता रही थी कि कहाँ कहाँ कंसर्न्स वाली बात है, क्योंकि आप जब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, आप ये नहीं बताते कि इन 4 महीनों में कब कब कितनी बारिश होगी, फिर आपने साथ में ये भी कह दिया कि जी एल नीनो की कोई चिंता नहीं है और जुलाई ऑनवर्ड्स ये थोड़ा छटता भी चला जाएगा, तो क्लियरली यहाँ पर आपने थोड़ा ये फंसाने वाली बात होती, क्लियर नहीं है। तो मुझे जरा बताइए, क्या वाकई में बाजार को एक अच्छी बारिश का 2019 में एक्सपेक्टेशन है, और क्या लगता है ये जो पहला अनुमान आया है उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होके चलेंगे? देखिए नेहा जी, मुझे नहीं लगता कि बाजार ने इसको क्लियरली इस तरह से लिया है कि बहुत अच्छा मानसून हो सकता है। अगर आप रुपए की चाल को देखें तो यहाँ पर रुपए में एक कमज़ोरी देखने को मिली कल ये इस एस्टीमेट के बाद। वहीं पर अगर आप एग्री कमोडिटीज़ में बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी कीमतों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी थी, और ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कि काफ़ी हद तक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तेज़ी के बाद यूजुअली इस तरह के न्यूज़ फ्लो के बाद हम अक्सर एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। पर मुझे लगता है बाजार को अभी भी ये आशंका है कि यहाँ पर इस साल मानसून जो है वो बहुत बेहतर नहीं रहेगा। ओके, चलिए, तो बाजार भी ये मानकर चल रहा है, एनालिस्ट भी मानकर चल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि नियर नॉर्मल मानसून या नॉर्मल मानसून यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक एक करके जो एग्री कमोडिटीज है, खासतौर से आज जो पिटाई जिन कमोडिटीज की हुई है उनको एक एक करके स्क्रीन पर लाते हैं। हिमांशु, पहले ग्वार बताइए, 1 महीने के लोस पर ये कमोडिटी है। ऑफकोर्स कच्चे तेल की सुस्ती जो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में दिख रही है उसका भी असर है, लेकिन रेन सेंसिटिव ये कमोडिटी है। मुझे बताइए, जो तेज गिरावट दिखी है इसमें आप क्या करेंगे? क्या ये खरीद का मौका है या और गिरावट का वेट करेंगे? देखिए, टेक्निकली 4350 4360 एक इमीडिएट सपोर्ट बने हुए थे। कीमतें 4360 के नीचे इमीडिएटली शार्पली स्लिप हुई हैं, तो मुझे लगता है अभी वेट करने की सलाह रहेगी। 4320 तक मैं वॉच करना चाहूँगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आते हैं। अगर वहाँ पर कहीं पर आके थोड़ी सी बाइंग दोबारा देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटली अपने आप में एक कमोडिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। 4320 के आसपास मुझे लगता है यहाँ पर कीमतें टेस्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब कॉटन पर नजर डालिए। यहाँ पर लाल निशान में तो ट्रेड नहीं हो रहा है,
मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, 22,000 के लेवल को टिका कर रखा है, सपाट ट्रेड दिख रहा है, लेकिन कपास एनसीडीएक्स पर या कपास खली आधे % की कमजोरी वहां पर दिख रही है। ये तीनों ऐसी कमोडिटीज है जो बहुत बेहतरीन रनअप इस साल अब तक दिखा चुकी हैं। कॉटन ने थोड़ी चाल लेट पकड़ी, लेकिन फिर वो भी आ गया। अब क्या लगता है यहां से कैसी पिक्चर बन रही है? देखिए, मेरा मानना है कि कॉटन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के चलते मुझे नहीं लगता यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल वीकनेस के माहौल के चलते 21,950 22,000 तक कीमतें मिलती हैं तो वो खरीदारी का अच्छा मौका रहेगा। 21,850 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को। जहाँ तक कपास और कपास खली की बात है, मुझे लगता है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा कि पीछे कुछ महीनों में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखने को मिला था कपास की कीमतों में कॉटन के साथ, और काफी हद तक आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है यहाँ पर वो एक जो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस था वो कहीं कहीं पर आकर एक रुकता दिख सकता है, और कपास खली में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कपास खली में मुझे लगता है 2420 के आसपास अगर कीमतें मिलती हैं तो फ्रेश शॉर्ट बनाए जा सकते हैं 2435 के स्टॉप लॉस के साथ। 2380 से 2360 तक के टारगेट्स मुझे लगता है बहुत जल्दी 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, चने पर नजर डालिए। मे कॉन्ट्रैक्ट 4500 के आसपास का हाई आज का बनाया है, अभी तो 4500 के नीचे ही ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। जरा बताएं चने में क्या करें? अब मुझे लगता है ये गिरावट जो आज देखने को मिली है, चने में भी एक खरीदारी का मौका हो सकता है। 4,480 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी। 4,420 का एक मैं स्टॉप लॉस सुझाव दूंगा पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 4,550 4,560 के लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा यहाँ पर। अगर इनके ऊपर कीमतें ब्रेकआउट देखने को मिलता है आने वाले सेशंस में, तो मुझे लगता है यहाँ पर 4650 से 4700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 4700 तक का भाव यहाँ पर चने में देखने को मिल सकता है। वेरी वेल, सोयाबीन पर फोकस करते हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट तो आज एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन जो मई वायदा है वो यहाँ पर आधे % की कमजोरी दिखा रहा है। सोयाबीन एक ऐसी कमोडिटी है जो पहले बात हो रही थी कि 4000 का स्तर छुएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसका जो रेंज है नीचे की तरफ फिसलता चला गया। अब क्या लग रहा है, ये अब कुछ संभलेगा? क्या ये खरीद का मौका है या अपना माल होल्ड करने का मौका है? नेहा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर सोयाबीन में थोड़ा सा एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, और हमने देखा कि 3850 पर जब भी ये कमोडिटी आती है तो वहां पर फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। मुझे लगता है मे कॉन्ट्रैक्ट में 3780 के आसपास अगर प्राइसेस बाउंस करते हैं तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग फ्रेश शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है। 3700 तक ये कमोडिटी स्लिप कर सकती है। 3820 का एक मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा शॉर्ट पोजीशंस के लिए। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अभी फ्रेश तेजी करनी चाहिए जब तक कीमतें 3850 के ऊपर नहीं निकलती। ओके, तो अभी भी प्रेशर यहाँ बना रहेगा। 3850 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुआ। मसालों में फटाफट बताइए, क्योंकि मसालों में तो क्या जबरदस्त तेजी दिखी थी। कोरिएंडर लीड कर रहा था, जीरा में स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब देखिए सब फिसल चुके हैं। मसालों में क्या लग रहा है? मेरा मानना है मसालों में जो एक गिरावट आज देखने को मिली है ये खरीदारी का मौका है। यहाँ पर तेजी अभी भी बनी हुई है, और 2-4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद फिर से फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि धनिये में 7050 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 6980 के स्टॉप लॉस के साथ 7200 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हल्दी की बात की जाए तो 6250 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 6180 के स्टॉप लॉस के साथ 6400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जीरा की भी बात की जाए तो 16300 का एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है अगर वहां तक कोई प्राइसेस में डिप देखने को मिलता है तो वहां पर खरीदारी का अच्छा मौका है 16150 के स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1 से 2 हफ्ते में मुझे लगता है 16600 से 16800 तक के टारगेट्स जीरा में फिर से देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमने विस्तार से आपको बताया कि अब ये जो फोरकास्ट आया उसके बाद कहां खरीदारी करनी है, कहां कुछ हफ्तों तक और प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। वापस नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट की तरफ लौटते हैं। बेस मेटल्स में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिख रहा है, बड़ा मिला जुला सा ट्रेड है। निकल ऊपर है, लेड में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है, कॉपर 1/3% ऊपर, एक जिंक है जो कि ऑलमोस्ट 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वेडनेसडे का दिन चाइना के डेटा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स आए जो कि अच्छे रहे हैं। जरा बताइए हिमांशु, मेटल्स में अब कैसी राह दिखाई दे रही है?
नेहा जी, मुझे लगता है बेस मेटल्स एक ऐसा स्पॉट है जो ब्राइट स्पॉट उभर के निकल के आ सकता है। देखिए यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स बने हुए हैं, लेकिन चाइना जो कि बेस मेटल्स के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, वहाँ पर लगातार वीक ऑन वीक हमने देखा है कि लगातार इंप्रूवमेंट्स डेटा के फ्रंट पर देखने को मिले हैं। आज अगर देखें तो न्यू होम सेल्स का डेटा बहुत अच्छा निकल कर आया है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कॉपर के लिए एक्सपोर्ट का डेट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए। यहाँ पर नए लोन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली और तमाम जो होलसेल प्राइसेस अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वहां पर भी रिकवरी देखने को मिली। मुझे लगता है यहाँ पर ये एक पैक ऐसा है जो कैचअप करना चाहेगा और बहुत जल्दी यहाँ से एक रिकवरी रैली देखने को मिल सकती है। अगर इस तमाम पैक में मुझे अपने फेवरेट पिक्स सिलेक्ट करने हो तो मुझे लगता है कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है और एक करेक्शन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 450 के लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 448 रुपए का इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 454 से 455 तक का मेरा इंट्राडे में टारगेट रहेगा, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर मैं 5 से 7 दिन की बात करूं तो 460 तक के टारगेट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो कॉपर में खासे बुलिश हैं, सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से नहीं, मध्यम अवधि के लिहाज से। वैसे आपको लेड जिंक में भी आज हिमांशु खरीद की सलाह दे रहे हैं। जिंक सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन ये कमोडिटी के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स काफी तगड़े हैं, तो उसका फायदा आज आप जरूर उठाइए। ग्लोब कैपिटल को लगता है 230 तक का भाव ऊपर दिख सकता है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक, हिमांशु बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, सोने चांदी में खासी सुस्ती दिख रही है, यहाँ कहाँ कमाई का मौका मिलने वाला है, जानेंगे थोड़ी ही देर में। चांदी में आज छोटे दायरे का ट्रेड है, इनफैक्ट सुस्ती हावी है, कमजोर रुपए का कोई खासा सपोर्ट नहीं। हिमांशु बताइए, बुलियन में क्या रणनीति होगी? हिमांशु, आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए, हिमांशु को आवाज नहीं आ रही, लेकिन सोने चांदी में बहुत सुस्त ट्रेड देख रहे हैं। सोने की अगर बात करें तो कॉमिक्स पर हमने सोने को $1285 के नीचे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। डिमांड साइड काफी यहाँ पर फीकी पड़ी हुई है। SPDR गोल्ड होल्डिंग्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ETF है और एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक बैरोमीटर होता है इस बात का पता लगाने के लिए कि गोल्ड की डिमांड दुनिया भर में कैसी निकल कर आ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं लगातार जो होल्डिंग्स है गिरती चली जा रही हैं और बहुत स्टीप करेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। 5-5.5 महीने के लोस पर इसकी होल्डिंग्स आ चुकी हैं। 555 टन के नीचे हमने इसे गिरता हुआ देखा है। इतनी तेज गिरावट और इतनी कांस्टेंट गिरावट कभी भी इसकी होल्डिंग्स में हमें देखने को नहीं मिली है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरा बताइए, सोने चांदी में आज क्या रणनीति हो सकती है घरेलू बाजार में? नेहा जी, ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स की मैं बात करूं तो बुलियन सेगमेंट में कंसोलिडेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह से कल के सेशन में हमने देखा कि 1280 का एक क्रूशियल सपोर्ट था कॉमेक्स पर, जिसको कीमतों ने रेस्पेक्ट किया है। डोमेस्टिक मार्केट्स में ऑन द टॉप ऑफ दैट रुपए में वीकनेस देखने को मिली, तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्टिव बाउंस देखने को मिला है और मैं आज के लिए बाइंग की सलाह दूंगा इसी सबको देखते हुए। मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट भाव पर 31,750 के आसपास गोल्ड में खरीदारी की जा सकती है। 31,950 से 32,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर टारगेट हिट होते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए, क्योंकि हायर लेवल से फिर से यहाँ पर एक बार से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो दायरे का ट्रेड है। एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि जी हाँ, दायरे का ट्रेड रहेगा। व्यूअर्स को सजेशन रहेगा कि $1280 को स्ट्रिक्टली वॉच करें। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में इससे नीचे कीमतें निकलती हैं तो $1255 से $1260 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। फटाफट बता दीजिए कि रुपए में क्या रणनीति होगी। कमजोरी यहाँ पर अच्छी खासी हावी है, 69.5 के पार $1 है, इनफैक्ट 69.58 पे चला गया है। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर्स अप्रैल मंथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है 69.80 69.85 तक यहां पर वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो यहां पर USD INR पेयर में खरीदारी की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये जो पेयर है ये वीकनेस 70.20 70.40 तक भी वीकनेस एक्सटेंड कर सकता है। ओके, तो यहाँ से अब कमजोरी ही दिखाई दे रही है रुपए में। USD INR खरीद के चलने की सलाह है। 69.80-90 तक का अपसाइड में टारगेट है, जो कि आगे 70.20 और 70.40 तक $1 को लेके जा सकता है। शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे कमोडिटी मार्केट पर आज राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वक्त हुआ आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बने रहिएगा।